मेरा नाम हर्षिता है और मैं गरीब घराने की रहने वाली थी। ये क्या है? ये कागजात कैसे हैं? मैंने कपकपाते हुए हाथों से उस पुरानी कुर्सी का टूटा हुआ पाया जमीन पर रखा और प्लास्टिक की थैली में लिपटे हुए कागज को बाहर निकाला। मेरे माथे पर पसीना था, पर दिल की धड़कन कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिमाग में माँ की आवाज़ गूंज रही थी। ये सब मेरे नाम है, ये बंगला, ये दुकान। मैंने कागजात को सीने से लगाया और फटी हुई आंखों से उस टूटी हुई कुर्सी को देखा। ये वही कुर्सी थी जिसको भाइयों ने कचरा समझकर फेंक दिया था, और मैंने उसको अपनी पुरानी दुनिया समझकर अपने सीने से लगा लिया था। पर क्या खबर थी कि जिस लकड़ी को मैं बेजान समझ रही थी, उसके सीने में मेरी माँ का वो प्यार था जिसको मैं सारी उम्र नफरत समझती रही। मेरी आंखों में एकदम आंसू जारी हो गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। आज राज खुल चुका था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। हम 4 बहन भाई थे, 3 भाई और सबसे छोटी मैं थी। मेरा जन्म किसी खुशी की खबर नहीं, बल्कि घरवालों के लिए एक सदमा थी। मेरी माँ की गोद में मुझे दिया तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा कि बच्चे की दाई टांग बाई टांग से छोटी है। ये कमी जन्म से ही है। ये बच्ची कभी आम इंसानों की तरह सीधा नहीं चल सकेगी। इसको हमेशा सहारे की जरूरत रहेगी। ये सुनते ही मेरे पापा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। पूरे खानदान में बातें बनना शुरू हो गईं कि स्नेहा के घर पर विकलांग बेटी पैदा हुई है। मैं सिर्फ 2 साल की ही थी जब मेरे सर से बाप का साया भी उठ गया। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ के हाथों में आ गई थी। पापा बहुत कुछ छोड़ कर गए थे। शहर के बीचों बीच करोड़ों की जायदाद, कई दुकानें और बैंक बैलेंस। लोग कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, लेकिन मेरा स्वर्ग तो शायद बचपन में ही मुझसे रूठ गया था। मैंने अपना होश संभाला तो खुद को घर के एक कोने में पड़ा हुआ पाया। मेरे तीनों भाई सूरज, युग और अनमोल घर के शहजादे थे, और मैं इस घर की एक फालतू सी चीज। माँ का व्यवहार मेरे साथ एक सौतेली माँ से भी ज्यादा बुरा था। वो मुझे देखते ही माथे पर बल डाल लेती। एक दोपहर की बात है, मुझे वो पल आज भी याद है, जब मैं 5 साल की थी। खाने का वक्त था और खाने की टेबल पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे और खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। तो सूरज ने अपनी प्लेट आगे करते हुए कहा कि माँ, मुझे ये सब्जी खानी है। माँ, मुझे ये चाहिए। और तभी युग भी बोल पड़ा कि नहीं माँ, पहले मुझे दो। माँ ने भी मुस्कुराते हुए दोनों की प्लेटों में खाना निकाल दिया और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरने लगी। मैं खामोशी से अपनी छोटी सी प्लेट लिए एक कोने में बैठी थी। मुझे भी भूख लग रही थी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने हिम्मत करके अपनी प्लेट आगे करी और धीमी आवाज में कहा कि माँ, थोड़ी सी सब्जी मुझे भी दे दीजिए। एकदम माँ का हाथ रुक गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में वो अजीब सी बेरुखी थी जिससे मैं हमेशा डरती थी। उन्होंने सब्जी का चम्मच वापस डोंगे में डाल दिया और साइड से बची हुई सब्जी और थोड़ी सी रोटी मेरी प्लेट में रखते हुए कहा कि ले खा ले, और खबरदार जो दोबारा से तूने मांगा तो। तेरे भाई अब जवान हो रहे हैं, उनको ताकत की जरूरत है। तूने कौन सा कहीं पर हल चलाकर आना है? जो तुझे अच्छी खुराक चाहिए। अनमोल ने रोटी तोड़ते हुए हंसते हुए कहा कि माँ, इसको तो वैसे भी बैठकर ही रहना है। ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, फिर चलना और मुश्किल हो जाएगा। तीनों भाई जोर से हंस पड़े। मेरा नन्हा सा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मैंने अपनी प्लेट उठाई और खामोशी से किचन के कोने में जाकर बैठ गई। निवाला मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, पर पेट की आग बुझानी थी। घर में जब भी कोई नई चीज आती, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो या फिर खिलौने, वो सबसे पहले भाइयों में बांटे जाते। एक बार दिवाली का मौका था, घर में दर्जी कपड़ा लेकर आया था, तो सूरज ने अपना सूट देखा और खुशी से बोला कि अरे वाह माँ, ये रंग तो बहुत ही अच्छा है। युग और अनमोल भी अपने नए कपड़ों को देखकर खुश हो रहे थे, और मैं भी उम्मीद भरी हुई नजरों से माँ के हाथ में मौजूद बाकी पैकेट्स को देख रही थी कि शायद मेरे लिए भी कोई रंगीन फ्रॉक होगी। माँ ने वो सारे पैकेट अलमारी में रख दिए। तब मैंने डरते डरते पूछा, माँ, मेरे कपड़े? तो माँ ने पलटकर मुझे घूर कर देखा और कड़वाहट से कहा कि तेरे पास पिछले साल वाले कपड़े पड़े हैं ना? कौन सा पुराने हो गए? धोकर प्रेस करके वही नए लगेंगे, उसको ही पहनना। समझ आई? और मैंने रोनिहाई आवाज में कहा, पर माँ, वो तो छोटे हो गए हैं और उनका रंग भी उड़ गया।
माँ गुस्से से चिल्लाई, जुबान चलाती है मुझसे मनहूस, सारा दिन घर में पड़ी रहती है, तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत है भला? मेरे बेटों को तो बाहर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, तूने कौन सा किसी फंक्शन में जाना है? चल जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। भाइयों का हक छीनना चाहती है। मैं रोती हुई अपने कमरों में चली गई। उस दिन मैंने दिवाली वाले दिन भी वही पुराने कपड़े पहने, जबकि मेरे भाई नए नए कपड़े पहनकर मेहमानों से मिल रहे थे। वक्त गुजरता रहा और मैं बड़ी होती गई। बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो कमियों का एहसास और ज्यादा बढ़ गया। मैंने माँ से स्कूल जाने की जिद करी तो माँ ने साफ मना कर दिया कि लंगड़ी होकर तू स्कूल जाएगी, वहां पर बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे और हमारी नाक कट जाएगी। चुपचाप घर पर बैठ और घर के कामकाज सीख। जबकि मेरे तीनों भाई शहर के महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ते थे, उनको ट्यूशन के लिए भी बेहतर टीचर मिले थे, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ घर की चार दीवारों के अंदर तक ही कैद होकर रह गई थी। सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और माँ के हुक्म पर चलना, ये मेरा रूटीन बन गया था। मेरी टांग में अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जब मौसम बदलते तो ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। एक रात दर्द की वजह से मेरी आँख खुल गई थी। पूरा घर सो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं मुश्किल से घसीटती हुई पानी पीने के लिए उठी। जब मैं माँ के कमरे के पास से गुजरी तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। माँ जाग रही थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उनके हाथ में पापा की फोटो थी। वो फोटो को देखती और फिर कुछ बड़बड़ाती। मुझे कुछ हैरानगी हुई कि माँ इतनी रात गए क्या बात कर रही हैं। मैं सांस रोके हुए दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। माँ की आवाज़ बहुत हल्की थी, पर रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी कमज़ोरी बने। मैं नहीं चाहती कि वो कल को किसी के रहमो करम पर हो। मुझे समझ नहीं आई कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। क्या वो मेरे बारे में बात कर रही थी? लेकिन अगर वो मेरे बारे में इतनी फिक्रमंद थी तो दिन के उजाले में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती थी? शायद वो किसी और के बारे में सोच रही होंगी। मैंने सर झटका और पानी पिए बिना ही वापस अपने बिस्तर पर आ गई। अक्सर रातों को मुझे ऐसा एहसास होता कि कोई मेरे सिरहाने खड़ा हुआ है। जब मैं नींद के नशे में आंखें खोलती तो माँ को अपने बिस्तर के पास खड़ा हुआ पाती। वो मुझे गौर से देख रही होती थी। उनकी नज़रों में अजीब सा प्यार होता था, जैसे कि वो कुछ टटोल रही हों, जैसे वो मेरे चेहरे पर कुछ तलाश कर रही हों। माँ, आप? मैं हड़बड़ाकर उठती। माँ फौरन से अपने व्यवहार को बदल लेती और सख्त लहजे में कहती कि सो जा, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तूने पंखा खुला तो नहीं छोड़ दिया। बिजली का बिल अब बहुत ज़्यादा आने लगा है। और वो लाइट बंद करके चली जाती। मैं अंधेरे में आंखें फाड़कर छत को घूरती रहती। माँ का ये रूप मेरी समझ से बाहर था। दिन में वो मुझे मनहूस कहती थी, मेरी हर बात पर मुझे डांट देती, मुझे भाइयों के सामने इतना बेइज्जत करती। एक बार यूँ क्रिकेट खेलते हुए गिर गया और उसके घुटनों पर चोट लग गई थी। वो रोता हुआ घर पर आया। माँ ने जैसे ही उसको देखा, उनकी जान निकल गई। हाय मेरा बच्चा, किसने मारा है मेरे बेटे को? वो चीखने लगी। मैं जल्दी से डिटॉल और रुई लेकर आई। माँ ने मेरे हाथ से वो चीज़ें छीन ली और मुझे धक्का दे दिया। दूर हो जा मनहूस, तेरी ही नज़र लगी होगी मेरे बेटे को। जब से तू पैदा हुई है इस घर में मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं दीवार से टकराई और मेरा कंधा बुरी तरह से दुखने लगा। माँ युग के जख्म पर फूंकने लगी और उसको दिलासा दे रही थी। मैंने अपने आंसू साफ करे और वहां से हट गई। दिल में सवाल उठता था कि क्या मैं सच में मनहूस हूँ? क्या सच में मेरे पैदा होने से पापा मर गए? क्या मेरी वजह से घर में परेशानियां हैं? ये एहसास ही मुझे अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रहा था। मैंने खुद को एक खोल में बंद कर लिया था। मैं अब किसी चीज़ की भी जिद नहीं करती। खाना मिले तो खा लेती, नहीं मिले तो पानी पीकर सो जाती। भाइयों के ताने और भाभीियों की बातें अब मेरे लिए रोज़ का ही हिस्सा बन चुकी थी। हाँ, भाभीियों की बातें। बड़े भाई सूरज की शादी हो गई थी। नई भाभी घर आई तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे कोई दोस्त मिल जाएगी, कोई ऐसा जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूंगी। शादी के शुरू के दिनों में तो भाभी का व्यवहार मेरे साथ ठीक था, लेकिन माँ ने उनको भी मेरे खिलाफ कर दिया। एक दिन मैं भाभी के कमरे में बैठी हुई उनके दहेज के कपड़े देख रही थी। तभी माँ अंदर आई और मुझे वहां देखकर भड़क उठी।
कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? कामचोर, किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू यहाँ पर आराम से बैठी हुई है। माँ की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से उठी। माँ ने भाभी से कहा कि बहू, इसको ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इसको सर पर नहीं चढ़ाना, नहीं तो ये तुम पर ही सवार हो जाएगी। और वैसे भी इसका साया बहुत भारी है। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इस मनहूस से दूर ही रहा करो। तो भाभी ने भी नफरत से मुझे देखा और कहा कि माँ, आप फिक्र नहीं करिए, मैं इसको अपने कमरे में नहीं आने दूंगी। मुझे तो पहले ही इसकी शक्ल देखकर डर लगता है। भाभी की ये बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगी। उस दिन के बाद भाभी ने भी मुझे नौकरानी समझना शुरू कर दिया। छोटे मोटे काम वो मुझसे करवाती। पानी ला दो हर्षिता, कपड़े प्रेस कर दो, जूते पॉलिश कर दो, और मैं खामोशी से सारा काम करती रही, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई हुनर नहीं था, सिवाय घर के कामों के। मैं बिल्कुल उन लोगों के रहमो करम पर थी। पर इन सब दुखों के बावजूद एक अजीब बात ये थी कि माँ का व्यवहार कभी कभी मुझे चौंका देता। जिस दिन भाइयों ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था, उस दिन माँ का व्यवहार सबसे ही अलग था। हुआ यूं था कि अनमोल का कीमती मोबाइल खो गया था। उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। उसने मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया कि मैंने उसका मोबाइल चोरी किया है। लेकिन मैं कस्में खाती रही, उनसे कहती रही कि मैंने मोबाइल नहीं देखा है। पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि तूने ही उठाया होगा मेरा मोबाइल, ताकि उसको बेचकर पैसे हासिल कर सके। अनमोल ने गुस्से में मेरा बाजू मरोड़ते हुए कहा। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। वो चीख पड़ा, बता कहाँ पर है मेरा मोबाइल, वरना मैं आज तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। वो जुनून में आकर कह रहा था, तभी माँ किचन से भागती हुई आई। छोड़ो इसको अनमोल। माँ की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि अनमोल का हाथ रुक गया। माँ, इसने मेरा मोबाइल चोरी किया है। बकवास बंद कर, माँ ने अनमोल को डांट दिया। ये चोर नहीं है। ये मनहूस हो सकती है, बेवकूफ़ हो सकती है, पर ये चोर नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। खबरदार जो आगे से इस पर हाथ भी उठाया। अनमोल हैरानी से माँ को देखने लगा। मैं भी हैरान थी। माँ ने मुझे चोर नहीं माना था। उन्होंने अनमोल को कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझे वहीं पर छोड़कर चली गईं। जाते जाते उन्होंने मुड़कर मुझे नहीं देखा, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा दुख था। उस रात मैंने माँ को रात में रोते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए सुना, ऐ ऊपर वाले, मेरी बेटी को कभी दुख मत देना, उसको सब्र दे, उसको हिम्मत दे। मैं उसे दुनिया की नज़रों से बचाना चाहती हूँ, लेकिन अपनों के वार उसको तोड़ रहे हैं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हुई सब सुन रही थी। मेरा दिमाग उलझनों का शिकार था। अगर माँ मेरे लिए प्रार्थना करती है, तो सबके सामने मुझे बेइज्जत क्यों करती है? भला ये कैसा प्यार था जो नफरत के पर्दे में छुपा हुआ था? या शायद ये मेरा वहम था। शायद वो अपने बेटों के लिए प्रार्थना कर रही होंगी, क्योंकि अगले ही सुबह जब मैंने नाश्ता मांगा, तो माँ ने मुझे रोटी पकड़ा दी कि ये रोटी खा चुपचाप, वैसे भी घी महंगा हो गया है। मैं क्या तेरे ऊपर पैसे बर्बाद करूंगी? माँ की ये कड़वी बात सुन के मैंने चाय में रोटी डुबोकर खाई और अपने सवालों को फिर से दिल के किसी कोने में कैद कर दिया। भला ये कैसा प्यार था जो नफरत के पर्दे में छुपा हुआ था? ये शायद ये मेरा वहम था। शायद वो अपने बेटों के लिए प्रार्थना कर रही होंगी। मुझे क्या पता था कि माँ का ये व्यवहार किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। पर उस वक्त मैं सिर्फ एक विकलांग, बेबस और मनहूस लड़की थी, जिसको अपनी ही माँ की ममता नसीब नहीं थी। वक्त के साथ साथ घर का नक्शा ही बदलता जा रहा था। मेरे तीनों भाइयों की शादियां हो गईं। घर में 3 नई औरतें आईं तो मुझे लगा कि शायद मेरा अकेलापन अब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याली पुलाव थे। भाभीयों के आने से मेरी जिंदगी और ज्यादा दुश्वार हो गई। बड़ी भाभी अंजलि, मंजली भाभी श्रेया और छोटी भाभी करुणा, तीनों ही एक दूसरे से बढ़ चढ़कर तेज और चालाक थी। उन तीनों का प्लान सिर्फ एक ही था कि इस घर और माँ की तिजोरी पर कब्जा करना। और मैं उनके लिए सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी थी, जिसके पास न जुबान थी, न कोई ठिकाना था। ऐसे ही एक दोपहर में किचन में बर्तन धो रही थी। मेरी लंगड़ी टांग में बहुत ज्यादा दर्द था, जिसकी वजह से मैं सिंक के साथ सहारा लेकर खड़ी हुई थी। तो वो चीख उठी कि ये क्या तमाशा है? हर्षिता, पिछले 2 घंटे से तुम यहाँ किचन में हो, अब तक तुमसे ये 4 बर्तन नहीं धुले हैं। मैंने सहमकर पीछे मुड़कर देखा और कहा कि भाभी, मेरी टांग में बहुत ज्यादा दर्द है,
मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बस थोड़े से रह गए हैं। तो अंजलि भाभी ने नफ़रत से मुंह बना लिया और बोली कि बहाने मत बनाओ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितने कामचोर हो, सारा दिन मुफ्त की रोटी तोड़ती हो और जब काम का वक्त आता है तो तुम्हारी टांग में दर्द होना शुरू हो जाता है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम को मेरे मायके से मेहमान भी आ रहे हैं, मुझे किचन बिल्कुल साफ चाहिए, अच्छा अच्छा खाना भी पकेगा। उनकी बात पर मैंने आंसू रोकते हुए दोबारा से साबुन उठाकर सिंक की तरफ मुड़ गई। अभी मैंने एक प्लेट धोई ही थी कि मंजली भाभी श्रेया भी वहां पर आ गई। अरे अंजलि दीदी, छोड़िए ना इसको, ये तो लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। आप जरा ये देखिए, माँ ने आज फिर से युग भाई को दुकान के गल्ले से पैसे निकाल कर दिए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पतियों के हाथ क्या आएगा। श्रेया भाभी की बात सुनकर अंजलि भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तुम सच कह रही हो, माँ का दिमाग तो खराब ही हो गया, सारा पैसा बड़े बेटे पर लुटा देंगी तो बाकी फिर क्या करेंगे। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। उनके लिए माँ सिर्फ एक एटीएम मशीन थी और भाई सिर्फ जरिया। रिश्तों का प्यार तो इस घर से कब का विदा हो चुका था। शाम को जब भाई घर पर वापस आए तो माहौल बहुत ही भारी था। मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों ने मुझे गली में झाड़ू देते हुए देख लिया था। मेरी लंगड़ाती हुई चाल देखकर उन्होंने आवाज लगाई थी, अरे वो देखो लंगड़ी जा रही है, इसकी तो शादी भी नहीं होगी, ये तो बूढ़ी होकर अपने भाइयों के सर पर ही बैठी रहेगी। ये बातें उस वक्त इत्तेफाक से बड़े भाई युग ने सुन ली थी। वो गली में तो आ गए, लेकिन उनका गुस्सा उन लड़कों पर निकलने की जगह मुझ पर निकला। वो घर में दाखिल हुए तो गुस्से से भरे हुए थे। सामने मेज पर पड़ा हुआ गुलदस्ता उन्होंने जोर से जमीन पर मार दिया तो शीशे के टुकड़े हर तरफ बिखर गए थे और भाभियां घबराकर कमरों से बाहर निकल आईं। क्या हुआ है युग, सब ठीक तो है? माँ ने परेशानी से पूछा। युग भाई ने मेरी तरफ उंगली उठाई और दहाड़ने लगे, माँ, इस मनहूस को घर के अंदर ही बंद करके रखा करो, इसकी वजह से आज मुझे मोहल्ले में शर्मिंदा होना पड़ा। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि युग की बहन विकलांग है, लंगड़ी है। उनकी दहाड़ पर मैं डर की वजह से दीवार के साथ लग गई। भाई आगे बढ़े और मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा, क्यों निकली थी तू बाहर? मना किया था ना तुझे कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर बाहर मत जाया कर। भाई, वो मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी, मैंने रोते हुए कहा। सफाई की बच्ची? युग भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई थी। मेरी लंगड़ी टांग एकदम मुड़ गई और मेरे मुंह से एक चीख निकली। माँ यहीं पर खड़ी हुई सब देख रही थी। युग, बस करो। माँ ने आज फिर उनको रोकने की कोशिश की। मर जाएगी बेटा, छोड़ दे। अरे मरती है तो मर जाए, भाई ने नफरत से कहा। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। सारी जिंदगी हमारे सर पर सवार रहेगी ये, न इसका रिश्ता होगा, न ये घर से जाएगी। माँ, तुमने क्यों पैदा किया था इसको? गला दबाकर मार क्यों नहीं दिया बचपन में ही? युग भाई के ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। मैंने सर उठाकर माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने युग भाई को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और बोली, ये बच्ची मेरे नसीब की मार है, मेरे गुनाहों की सजा है। बस कर युग, अब जो होना था वो हो गया। माँ के ये शब्द मुझे अंदर तक काट रहे थे। नसीब की मार, गुनाहों की सजा। क्या मैं अपनी माँ के लिए सिर्फ एक सजा थी? जब मैं छोटी थी तो हर चीज बर्दाश्त हो जाती थी, मारपीट, भूख प्यास, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई थी, शब्दों की चुभन समझने लगी थी। जिस्म के जख्म भर जाते हैं पर आत्मा पर लगने वाले जख्म नहीं भरते। सब भाभियां खड़ी हुई तमाशा देख रही थी और उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। श्रेया भाभी ने अंजलि भाभी से चुगली करते हुए कहा, अच्छा हुआ आज इसकी खूब मरम्मत हो गई, अब कुछ दिन तक ये आराम से टिककर बैठेगी। मैं वहां पर फर्श पर बैठी हुई रही, कोई मुझे उठाने तक नहीं आया था। रात हो गई और घर की बत्तियां गुल कर दी गईं। मैं घसीटती हुई अपने बिस्तर तक पहुंची और सिसकियां लेकर रोती रही। अगले कुछ दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। मैंने खुद को अपने कमरे तक कैद कर लिया, सिर्फ माँ के बुलाने पर बाहर निकलती। माँ की तबीयत उन दिनों खराब सी रहने लगी थी। उनको अक्सर सीने में दर्द की शिकायत रहती थी। भाई डॉक्टर को दिखाने की जगह उनको गैस का दर्द कहकर टाल देते। माँ दवाई ला दो मिन्नतें करते हुए कहती तो अनमोल लापरवाही से कहता कि माँ अभी लाता हूँ, बस ज़रा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर लेता आऊँगा। और वो रात गए वापस आता और दवाई लाना भी भूल जाता। मैं माँ के पाँव दबाती, उनको पानी पिलाती
और घर के कुछ नुस्खे करके उनका दर्द कम करने की कोशिश करती। एक रात माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनका सांस उखड़ रहा था। मैं उनके सिरहाने ही बैठी हुई थी, बाकी सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। माँ ने कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। हर्षिता, माँ ने मुश्किल से मेरा नाम लिया। जी माँ, मैं यहीं पर हूँ, मैंने घबराकर कहा। भाई को बुलाऊं, वो डॉक्टर को बुलाएं? माँ ने नाम में सर हिलाया। नहीं, अब वक्त नहीं है, मेरी बात सुन। मैंने अपना कान उनके होठों के पास कर दिया। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए था। माँ की आंखों से आंसू बहकर तकिए में समाने लगे थे। मैं भी रोने लगी। माँ, आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगी। माँ ने मेरी बात काट दी। नहीं पगली, अब ठीक होने का वक्त गुजर गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा किया, बहुत सख्तियाँ की हैं। मगर माँ का सांस रुकने लगा। क्या माँ? मैंने तड़प कर पूछा। माँ ने कुछ कहने की कोशिश करी, लेकिन शब्द उनके हलक में ही फंस गए थे। वो कहना चाहती थी, उनकी आंखों में एक बेचैनी थी, एक राज था जो वो फाश करना चाहती थी। उन्होंने इशारे से उस पुरानी कुर्सी की तरफ कुछ बताना चाहा, जो कमरे के कोने में रखी हुई थी, जिस पर वो अक्सर बैठा करती थी। कुर्सी पर रखा हुआ वो लिफाफा अब भी वहीं पड़ा था, पर कमरे की हवा अचानक भारी हो चुकी थी। उनकी आवाज़ हल्की पड़ गई, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। उन्होंने एक गहरी हिचकी ली और उनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। उस पल मेरा दिल जैसे सीने को चीरकर बाहर आ जाना चाहता था। मैं मन ही मन चीख पड़ी, माँ, आंखें खोलो। माँ, आंखें खोलो ना, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी चीख शायद इतनी तेज थी कि घर के बाकी सभी लोग भी जाग गए। भाई और भाभियां घबराकर भागते हुए कमरे में आए। युग भाई ने तेजी से आगे बढ़कर माँ की नब्ज टटोली। कुछ पल तक उनकी उंगलियां कांपती रहीं, फिर उन्होंने धीरे से अपना सर झुका लिया और सपाट लहजे में कहा, माँ चली गई है। उन शब्दों ने जैसे पूरे घर की नींव हिला दी। घर में कोहराम मच गया। भाभियों ने रस्म निभाने वाले अंदाज में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भाइयों ने तुरंत रिश्तेदारों को फोन मिलाने शुरू कर दिए, पर उस शोर के बीच में मैं पत्थर की तरह जम गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई हो। चाहे माँ ने कभी मुझे खुलकर प्यार नहीं दिया था, मुझे मनहूस कहा था, मुझे ताने दिए थे, पर वो मेरी माँ थी। उनका होना ही मेरे लिए एक सहारा था। उनके रहते मुझे कम से कम समय पर 2 वक्त का खाना मिल जाता था, सर पर छत का साया था और ये एहसास था कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरा अपना है। मैं उनसे टूटकर प्यार करती थी। आज माँ की मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। माँ के वही ताने, वही कड़वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, पर अब उन शब्दों के पीछे छुपी बेचैनी और छुपा हुआ प्यार मुझे साफ दिखाई दे रहा था। उनकी हर डांट में शायद मेरे लिए चिंता थी। उनके हर सख्त व्यवहार में कहीं न कहीं मेरे आने वाले वक्त का डर छुपा था, और मरते वक्त उनके आखिरी शब्दों ने मेरे इस यकीन को हमेशा के लिए पक्का कर दिया था। उन्होंने धीमे से कहा था कि मुझे माफ़ कर देना। ये शब्द मेरे दिल में लगातार गूंज रहे थे, जैसे कोई अधूरी प्रार्थना आसमान में ठहर गई हो। अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। घर में लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। औरतें माँ का चेहरा देखकर अफसोस जता रही थी। कोई कह रहा था, बड़ी अच्छी औरत थी, बेचारी ने बड़ी मुश्किलों से बच्चों को पाला। कोई ऊपर वाले से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा था। मैं कमरे के कोने में खड़ी खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। मेरी आंखों के आंसू सूख चुके थे, जैसे रोने की ताकत भी मुझसे छिन गई हो। मेरे तीनों भाई मर्दों वाले हिस्से में बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर दुख कम और परेशानी ज्यादा दिखाई दे रही थी। तभी मुझे युग भाई की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने किसी दोस्त से कह रहे थे कि यार, अंतिम संस्कार का इंतज़ाम तो हो गया, तुम ज़रा बात करो ना। माँ के अकाउंट के डिटेल्स तो अभी मिलेंगी नहीं, खर्चा तो हमें ही लगाना पड़ेगा। उस समय मुझे साफ समझ आ गया था कि फ़िलहाल उनके लिए माँ की मौत भी सिर्फ एक खर्चा थी। जब अर्थी उठाने का वक्त आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी सांसें उखड़ रही हों, जैसे मेरी ही अर्थी सजाई जा रही हो। माँ को कंधों पर उठाकर ले जाया गया और मैं घर के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देखती रह गई। मेरी दुनिया सचमुच चली गई थी। शाम तक घर में खाना बांटा जाने लगा। रिश्तेदार बैठकर खाना खा रहे थे, पर मुझे भूख का कोई एहसास नहीं था। मैं चुपचाप माँ के कमरे में चली गई। वहाँ वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी, जिसकी तरफ माँ ने अपनी आखिरी सांसों में इशारा किया था।
मैं उस कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई और अपना सर उस पर रख दिया। उस कुर्सी से अब माँ की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे वो अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और श्रेया भाभी अंदर आईं। उनके हाथ में चाबियों का गुच्छा था, जो माँ की अलमारी की चाबियां थी। उन्होंने कड़वे लहजे में पूछा, यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? बाहर चलो, मेहमानों के बर्तन उठाओ, सारा काम क्या हमने ही करना है? मैंने धीमी कांपती आवाज में कहा, भाभी आज तो छोड़ दीजिए, आज माँ हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तो क्या हुआ? जिंदगी किसी के जाने से रुक नहीं जाती। चलो उठो, और हाँ, ये कमरा अब हम साफ करेंगे। माँ की चीजें समेटनी है, यहाँ से निकलो। इतना कहकर उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया। मैं लड़खड़ाती हुई बाहर आई। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। अंजलि भाभी और करुणा भाभी वहीं खड़ी आपस में धीमे लहजे में बातें कर रही थी। करुणा भाभी कह रही थी कि शुक्र है माँ ने जेवर बैंक लॉकर में नहीं रखे, वरना निकालना मुश्किल हो जाता। मैंने अभी अलमारी खोली है, सारा सोना वहीं रखा है। अंजलि भाभी ने लालची नजरों से कहा, हम तीनों बराबर में बांट लेंगे, ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। फिर करुणा भाभी ने मेरी तरफ इशारा करके पूछा, और हर्षिता का हिस्सा? अंजलि भाभी हंस पड़ी। उसका कैसा हिस्सा? वो कौन सी अपने घर की है? वो तो यही हमारे टुकड़ों पर पलती रहेगी। उसका हिस्सा यही है कि हम उसे 2 वक्त की रोटी देते रहें। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मुझे उसी पल यकीन हो गया कि अब मेरे बुरे दिन सच में शुरू होने वाले हैं। माँ के रहते भाइयों और भाभियों का जो व्यवहार थोड़ा बहुत दबा रहता था, अब वो खुलकर सामने आएगा। माँ भले ही ऊंच नीच करती थी, भाइयों को ज्यादा देती थी और मुझे काम में लगाए रखती थी, पर उनका होना ही मेरे लिए एक ढाल था। अब वो ढाल हट चुकी थी। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि माँ की कड़वी बातों में कहीं न कहीं मेरे लिए प्यार छुपा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि उनके जाने के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है। शायद इसीलिए उन्होंने जाते जाते मुझसे माफ़ी मांगी थी, जैसे वो पहले ही देख चुकी थी कि मेरे हिस्से में कैसी मुश्किल जिंदगी आने वाली है। माँ के गुजरने के बाद 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि मेरे तीनों भाइयों ने इस आलीशान बंगले के बंटवारे की बात शुरू कर दी। मैं खामोशी से एक कोने में बैठी सब कुछ देखती रही। यही वो भाई थे जिन पर मैं जान छिड़कती थी, जिनकी परवरिश और पढ़ाई पर माँ ने बेहिसाब पैसा खर्च किया था, पर उन्हें जैसे माँ के जाने का कोई गहरा दुख था ही नहीं। उनके लिए सब कुछ सिर्फ प्रॉपर्टी और हिस्सों का हिसाब बनकर रह गया था, और मैं उस घर में होते हुए भी जैसे कहीं की नहीं रह गई थी। उनके घरों में उसी शाम महफिलें सजी हुई थी, दावतें चल रही थी, हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इस घर में कोई शोक नहीं, बल्कि कोई जश्न मनाया जा रहा हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं माँ का पुराना कमरा अपने हाथों में थामे खड़ी थी और उस लकड़ी की कुर्सी को देख रही थी, जिस पर बैठकर माँ घंटों ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती थी। मुझे उस कुर्सी से गहरा लगाव था, क्योंकि बचपन से मैंने माँ को वहीं बैठकर आंखें बंद किए प्रार्थना करते हुए देखा था। वो मंजर मेरे मन में हमेशा के लिए बस गया था। घर में एक और हंगामा खड़ा था। वकील साहब आए हुए थे। जायदाद के बंटवारे के कागज तैयार हो रहे थे। युग भाई ने ऊंची आवाज में ऐलान किया कि इस बंगले के 3 हिस्से होंगे। सामने वाला हिस्सा मेरा, बीच वाला सूरज का और पिछला वाला अनमोल का। अनमोल ने तुरंत पूछा, और दुकान, उसका क्या होगा? युग भाई ने ठंडे लहजे में कहा, दुकान भी 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, पर मेरी मौजूदगी जैसे किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी वकील साहब ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछा, और आपकी बहन हर्षिता, उनका हिस्सा क्या रहेगा? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर युग भाई हल्का सा गला खंगार कर बोले, वकील साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका हिस्सा हमारे पास ही रहेगा। ये बेचारी विकलांग है, जायदाद संभाल नहीं सकती, हम ही इसका सहारा हैं और हम ही इसका ख्याल रखेंगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वकील साहब ने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हों, पर मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जानती थी कि अगर मैंने एक शब्द भी कहा तो मेरा जीना और मुश्किल कर दिया जाएगा। कागजों पर दस्तखत हो गए, बंगला बढ़ गया, दुकानें बढ़ गईं, माँ के गहने भाभियों ने आपस में बांट लिए, और मेरे हिस्से में आया तो सिर्फ अकेलापन और गहरा दुख। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जिंदगी का असली तूफान अभी बाकी था। बड़े भाई युग के घर रहते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि हालात ने नया मोड़ ले लिया। मैं जानती थी कि मैं उनके लिए बोझ हूँ, पर मुझे अंदाजा नहीं था
कि ये बोझ इतनी जल्दी उतार फेंकने की कोशिश की जाएगी। एक सुबह मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। मेरी लंगड़ी टांग में बेहिसाब दर्द था, जिसकी वजह से मैं बहुत धीरे काम कर पा रही थी। अंजलि भाभी सोफे पर बैठी फोन पर अपनी किसी सहेली से बातें कर रही थी। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने फ़ोन काट दिया और गुस्से में बोली, हर्षिता, तुम अभी तक यहीं झाड़ू लगा रही हो? 2 घंटे से इसी कमरे में घिसट रही हो? काम करती हो या सिर्फ वक्त बर्बाद करती हो? मैंने धीमे लहजे में कहा, भाभी, बस खत्म होने ही वाला है। आज टांग में बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। तुम्हारी टांग का दर्द तो कभी खत्म ही नहीं होता। सारा दिन मनहूस चेहरा बनाए घूमती रहती हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना आज दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। मैं चुपचाप काम करती रही, पर हाथ कांप रहे थे। तभी डस्टिंग करते हुए मेरा हाथ एक महंगे गुलदस्ते से टकरा गया और वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उसके टूटने की आवाज़ ने जैसे पूरे घर को हिला दिया था। अंजलि भाभी चीख पड़ी, मेरा कीमती गुलदस्ता तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। तभी शोर सुनकर युग भाई भी कमरे में आ गए। उन्होंने गुस्से से पूछा कि ये क्या तमाशा है सुबह सुबह? अंजलि भाभी रोते हुए बोली, अपनी लाडली बहन के कारनामे देख लीजिए, मेरा इतना महंगा नुकसान कर दिया। मैं पहले ही कह रही थी कि एक नंबर की कामचोर है और अब नुकसान भी करने लगी है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। युग भाई ने सख्त नज़रों से मुझे देखा। मैं दीवार से सटकर खड़ी थी। मैंने घबराकर कहा, भाई, कसम से ये जानबूझकर नहीं हुआ था। मैं तो बस इतना कह पाई थी कि उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे चुप करा दिया। बस बहुत हो गया हर्षिता, मैं रोज़ रोज़ की शिकायतें नहीं सुन सकता। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारा खर्चा और अब नुकसान भी कर रही हो। तुम्हारा बोझ मैं अब और नहीं उठा सकता। मेरी बस हो गई है। उनकी आवाज़ में आखिरी फैसला साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, अपना सामान बांधो और आज ही सूरज के घर जाओ। अब कुछ दिन वो तुम्हें रखेगा। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैंने अपने थोड़े से कपड़े एक पुरानी थैली में डाले और युग भाई मुझे सूरज भाई के घर पर छोड़ आए। वहां पहुंचने पर वहां का स्वागत भी अलग नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही श्रेया भाभी ने मुंह बना लिया और ताना मारते हुए बोली, अभी माँ को गए कितने दिन हुए हैं और ये हमारे सर पर सवार हो गई, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक अनचाहा सामान हूँ जिसे एक घर से दूसरे घर सरका दिया गया हो। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची है और मेरा इम्तिहान अभी लंबा चलने वाला है। मैं खुद को जितना संभाल सकती थी संभाला और सर झुकाकर मेहमानों वाले कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गई, जैसे मेरी मौजूदगी ही न हो, जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं बल्कि एक परछाई हूँ। शाम को सूरज भाई घर लौटे। मुझे देखते ही उनके माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। उन्होंने तीखे लहजे में पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? युग भाई ने तो कहा था कि वो इसे अपने पास ही रखेंगे। तो श्रेया भाभी ने तुरंत बात में आग भर दी। वो कह रहे थे कि उनका बजट खत्म हो गया, अब ये जिम्मेदारी हमारी है। सूरज भाई ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। कमाल है, जायदाद का बड़ा हिस्सा भी खुद रख लिया और अब ये मुसीबत भी मेरे गले में डाल दी। मेरा कारोबार वैसे ही ठीक से नहीं चल रहा, मैं इसका खर्चा कहाँ से उठाऊं? तभी मैं डरते डरते आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर कहा कि भाई, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, मुझे बस एक कोने में रहने दीजिए। उन्होंने मुझे नफरत से देखा और कहा, जज्बाती बातें मत कर हर्षिता, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और रोटी पैसों से आती है। मेरी अपनी औलाद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मैं तुझे कहाँ से पालूं? तू मेरी अकेले की बहन नहीं है, अनमोल भी तेरा भाई है, जा उसके घर पर रह। और इस तरह मुझे फिर एक घर से दूसरे घर धकेल दिया गया, जैसे मैं कोई फुटबॉल हूँ जिसे ठोकर मारकर आगे बढ़ा दिया जाता। अगले दिन मैं अनमोल भाई के घर पहुंची। वो सबसे छोटा था पर जुबान से सबसे ज्यादा कड़वा भी। करुणा भाभी ने मुझे देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर मैं किसी तरह अंदर आ गई। शाम को जब अनमोल घर आया और उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मनहूस यहाँ कैसे आ गई? किसने भेजा इसे? मैं रोते हुए बोली, सूरज भाई ने भेजा है। वो कहते हैं कि वो मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। तो अनमोल ठहाका मारकर हंसने लगा। अच्छा, तो दोनों बड़े भाइयों ने अपना पल्ला तुझसे झाड़ लिया और सारा कचरा मेरे घर फेंक दिया। क्या मैं यहाँ अनाथ आश्रम चला रहा हूँ? मैंने कांपती आवाज़ में कहा कि भाई, मैं आपकी बहन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? वो मेरे पास आया और उंगली उठाकर बोला, तू बहन नहीं, हमारे लिए मुसीबत है। जब से पैदा हुई है
हमारे घर की खुशियाँ खा गई। पहले पापा मर गए, फिर माँ मर गई, अब हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद करने आई है। तेरी मनहूस परछाई मेरे घर और कारोबार को भी डुबो देगी। उसकी बातें सुनकर मैं पत्थर बन गई थी। मेरा सगा भाई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई गंदगी हूँ। उसी शाम मेरे तीनों भाई अनमोल के घर इकट्ठा हुए। तीनों की पत्नियां भी साथ थीं। ड्राइंग रूम में जैसे अदालत लगी हुई थी और मैं मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। युग भाई बोले, मैंने इसे इतने दिन रखा, अब तुम्हारी बारी है। अनमोल भड़क उठा, मेरी बारी? क्यों? मैं सबसे छोटा हूँ, इसे बड़े भाई के पास रहना चाहिए, जिन्होंने बंगले का सबसे बड़ा हिस्सा लिया है। सूरज बीच में बोला, जायदाद को बीच में मत लाओ, वो बढ़ चुकी है। बात हर्षिता की हो रही है, मेरे घर में जगह नहीं है। अनमोल ने ताना मारा, तो क्या मेरे घर में स्टेडियम बना हुआ है? और वैसे भी करुणा नहीं मानती, वो कहती है इसके आने से घर में मनहूस साया आ जाता है। तीनों भाई आपस में बहस कर रहे थे, जैसे मैं कोई सामान हूँ जिसे रखने की जगह तय की जा रही हो। उनकी आवाज़ें ऊंची होती जा रही थी, हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। फिर आखिरकार युग भाई ने सबको चुप कराया और कहा, सच ये है कि हम में से कोई भी इसे रखने को तैयार नहीं है और ये इस काबिल भी नहीं कि इसे घर में रखा जाए। सूरज ने पूछा, तो क्या करें? सड़क पर छोड़ दें? युग भाई ने गहरी सांस लेकर कहा कि इसका एक ही हल है, अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम? ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अनमोल और सूरज ने हामी भरते हुए हाँ में सर हिलाया। वहां रहेगी तो रोटी कपड़ा मिल जाएगा, वैसे भी इससे कौन ही शादी करेगा? कौन संभालेगा एक लंगड़ी और बीमार औरत को? हम कब तक बोझ उठाएं इसका? उस लम्हे तीनों भाभीयों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। मुझे लगा जैसे मेरा सीना चीरकर किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। क्या मैं सचमुच लवारिस थी? मेरे सामने मेरे 3 सगे भाई बैठे हुए थे और फिर भी मैं अनाथ कहलाने वाली थी। फैसला हो चुका था। युग भाई उठे और बोले, चलो हर्षिता, अपना सामान उठाओ, अभी के अभी छोड़कर आता हूँ। मैंने आखिरी बार उस घर की दीवारों को देखा। ये वही घर था जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं पली बड़ी, और आज वही घर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कुछ नहीं मांगा, न जायदाद, न पैसा, न जेवर, जबकि उस बंगले और दुकानों में मेरा भी उतना ही हक था जितना कि उनका। पर मैं जानती थी, मांगती भी तो क्या मिलता? उनके दिल पत्थर हो चुके थे। दरवाजे तक पहुंचकर मेरे कदम रुक गए। मुझे कुछ याद आया। मैं मुड़ी और धीमी आवाज में पुकारा, भाई। युग भाई झुंझलाकर बोले, क्या है? जल्दी करो। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। जायदाद, पैसा, जेवर, सब कुछ आप अपने पास रख लीजिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। सब हैरानी से मुझे देखने लगे। युग भाई ने पूछा, क्या चाहिए? मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे माँ की वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी दे दीजिए। मेरी इस बात से कमरे में सन्नाटा छा गया और अनमोल भी हंस पड़ा। वो टूटी फूटी बेकार कुर्सी? मैंने सर हिलाया। हाँ, वही कुर्सी। उसमें मेरी माँ की यादें बसी हैं। वो उनकी आखिरी निशानी है। उसे मुझसे मत छीनिए। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उस कुर्सी में मेरे बचपन की यादें थी, माँ की आवाज़ थी, उनकी खुशबू थी। वो मेरे लिए सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, वो मेरी माँ का आंचल थी। और अब जब सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था, तो मैं सिर्फ वही एक सहारा अपने साथ ले जाना चाहती थी। मेरी ये बातें सुनकर मेरे तीनों भाई ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी में ऐसा जहर घुला हुआ था जिसने मेरी रूह तक को घायल कर दिया। युग भाई ने मेरा मजाक उड़ाते हुए ताने भरे अंदाज में कहा, ले जा वो टूटी फूटी कुर्सी, हमें तो वैसे भी उसे कबाड़ में फेंकना था। अच्छा है तो खुद ही उठा ले जा और अपने साथ अपनी बेकार यादें भी ले जा। अनमोल ने भी जहरीली हंसी हंसते हुए कहा कि हाँ, ले जा, अपनी मनहूस माँ की आखिरी निशानी भी साथ ले जा। माँ बेटी दोनों की चीजें एक जैसी ही निकली, बेकार और बोझ। उनके शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे, लेकिन उस समय मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मैंने बिना कुछ कहे उस भारी लकड़ी की कुर्सी को दोनों हाथों से उठा लिया। वो सच में बहुत भारी थी। मेरी लंगड़ी टांग में पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द था, फिर भी मुझे उसका वजन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरी माँ की गोद थी, मेरा सहारा था, मेरा टूटा हुआ आसमान था। युग भाई ने मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। मेरे साथ मेरी छोटी सी थैली और वो कुर्सी थी। रास्ते भर गाड़ी में ऐसी खामोशी थी जैसे किसी ने आवाज़ों को भी कैद कर लिया हो। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैंने एक बार भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। सड़कें बदलती रहीं, मोड़ आते रहे और मेरा अतीत मुझसे दूर होता चला गया। जब अनाथ आश्रम की इमारत सामने आई
तो गाड़ी रुक गई। युग भाई ने बिना मेरी तरफ देखे उतरने का इशारा किया। मैं अपना सामान और कुर्सी संभालते हुए नीचे उतरी। तभी उन्होंने शीशा नीचे किया और पत्थर जैसे ठंडे लहजे में कहा कि आज के बाद तुम यहीं रहोगी। ये समझ लेना कि तुम्हारे कोई भाई थे ही नहीं। हमारे लिए तुम मर चुकी हो। दोबारा कभी हमारे घर का रास्ता मत देखना। इतना कहकर उन्होंने गाड़ी तेज कर दी। धूल का गुब्बार उठा और मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा अतीत उसी धूल में गायब हो गया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जीते जी मेरा अंतिम संस्कार कर दिया हो। मैंने अपनी कुर्सी को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वही अब मेरा एक आखिरी सहारा हो, और धीरे धीरे अनाथ आश्रम के बड़े से लोहे के गेट की तरफ बढ़ गई। इमारत आम सी थी, पर उसके अंदर से एक अजीब सी शांति बाहर आ रही थी, जैसे वहां टूटे हुए दिलों ने मिलकर सुकून की एक नई दुनिया बसा ली हो। जैसे ही मैं अंदर गई, एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। उनके चेहरे पर ममता थी। उन्होंने मेरे हाथ से सामान लिया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आ जाओ बेटा, थक गई होगी। बेटा, ये शब्द सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मेरे अपने खून ने मुझे मनहूस और बोझ कहा था, लेकिन एक अनजान औरत मुझे बेटा कह रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू बेइज्जती के नहीं, बल्कि बरसों बाद मिले अपनापन के थे। वहां किसी ने मुझे नफरत से नहीं देखा, किसी ने मेरी लंगड़ी चाल का मजाक नहीं उड़ाया। मुझे एक साफ सुथरा कमरा दिया गया, जहां कुछ औरतें भी रहती थी। मैंने कमरे के कोने में अपनी कुर्सी सजा दी, जैसे कोई मंदिर में मूर्ति रखता है। वो कोना मेरा पूरा संसार बन गया। मैं उस कुर्सी पर बैठी तो लगा जैसे माँ ने मुझे अपनी गोद में समेट लिया हो। लकड़ी की वो सख्त कुर्सी मुझे दुनिया के सबसे मुलायम बिस्तर से ज्यादा सुकून दे रही थी, क्योंकि उसमें मेरी माँ की खुशबू, उनका आशीर्वाद और उनका छुपा हुआ प्यार बसा था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज शार्लिन दीदी ने मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने तुम्हें हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, कमी शरीर में होती है, आत्मा में नहीं। इन शब्दों ने मेरे अंदर बुझ चुकी उम्मीद की चिंगारी को फिर से जला दिया। मैंने वहीं सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर कोर्स में दाखिला ले लिया। दिन भर सीखती, मेहनत करती और रात को उस कुर्सी पर बैठकर अपनी माँ को याद करती और ऊपर वाले से बातें करती। एक शाम जब मैं उस कुर्सी से उठी तो वो अजीब तरह से हिली। मैंने सोचा शायद जमीन ऊंची नीची है, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका एक पाया ढीला है। मेरा दिल घबरा गया। अगर ये टूट गई तो माँ की आखिरी निशानी भी चली जाएगी। तभी मैं औजारों का डिब्बा लाई और उसे ठीक करने लगी। जैसे ही मैंने ढीले पेंच को खोला, वो पाया लकड़ी के फ्रेम से अलग हो गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। वहां प्लास्टिक में लिपटा एक मोटा लिफाफा और कुछ कागजात थे। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने प्लास्टिक हटाया और लिफाफा खोला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर जमीन की रजिस्ट्री और एक शानदार बंगले के असली कागजात थे। अंदर जमीन की रजिस्ट्री और एक शानदार बंगले के असली कागजात थे, और उन सब पर मालिक के नाम की जगह मेरा नाम लिखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ घूमती दुनिया अचानक थम गई हो। मैं दौड़ती हुई शार्लिन दीदी के पास पहुंची और हाफती हुए सब दिखाया। उन्होंने कागजात ध्यान से देखे और हैरत से कहा, हर्षिता, ये तो शहर के सबसे महंगे इलाके के बंगले के कागजात हैं। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगले दिन वकील ने पूरी जांच की और मुस्कुराकर कहा कि ये कागजात बिल्कुल असली हैं। कानूनी तौर पर आप इस प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं। उस पल मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। मुझे समझ आ गया कि माँ ने दुनिया के सामने भले ही मुझे डांटा हो, मुझे कम दिया हो, लेकिन उन्होंने मेरे बेहतर कल के लिए चुपचाप एक आसमान छुपाकर रखा था। जिस कुर्सी को मेरे भाइयों ने कबाड़ समझकर ठुकरा दिया था, उसी कुर्सी ने मेरे नसीब का दरवाज़ा खोल दिया। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान ठुकरा सकता है, खून के रिश्ते मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी अपने बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता, और माँ का प्यार कभी बेकार नहीं जाता। वकील साहब ने कागज बंद करते हुए शांत आवाज में कहा कि आपकी माँ ने ये घर 5 साल पहले ही आपके नाम कर दिया था। मैं कुछ पल के लिए पत्थर बन गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस माँ को मैं सारी उम्र सख्त और बेपरवाह समझती रही, जिसने मुझे हर समय डांटा और खुद से दूर रखा, उसी माँ ने मेरे सुनहरे कल के लिए इतना बड़ा सहारा चुपचाप खड़ा कर दिया था। तभी मेरी नज़र लिफाफे के अंदर रखी एक और चीज़ पर पड़ी। वहां पर एक खत रखा था। वो माँ की लिखावट थी। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने धीरे से वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी हर्षिता, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो
तो यकीनन मैं इस दुनिया में नहीं रही होंगी। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ तुमने मुझे हमेशा ज़ालिम समझा होगा, पर तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तेरे भाइयों की आंखों में लालच देख लिया था। वो खून के रिश्ते कम और दौलत के भूखे ज़्यादा हो चुके थे। मुझे डर था अगर मैंने तुझ पर खुलकर प्यार जताया तो वो मुझे अपना दुश्मन समझ लेंगे, या तो तुझे मुझसे दूर कर देंगे या तुझे नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर तुझे मनहूस कहा, तुझे अपने से दूर रखा, ताकि उनकी नज़रों में तेरी कोई कीमत न रहे और वो तुझे जायदाद का हकदार ना समझें। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से तेरे लिए ये घर खरीदा और इसे इस कुर्सी में छुपा दिया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बाद वो तुझे सड़क पर छोड़ देंगे। ये कुर्सी मेरा राज थी और तू मेरी असली विरासत है। अब दुनिया को दिखा दे कि तू कमजोर नहीं है। खत पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू कागज को भिगो चुके थे। मुझे पहली बार समझ आया कि माँ ने मुझसे नफरत नहीं की थी, बल्कि वो मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी रही थी। जिसे मैं पत्थर समझती रही, वो तो मेरा आसमान था। मैं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज मेरी माँ सचमुच मेरे सामने खड़ी थी, अपने शब्दों के रूप में। वकील की मदद से मैंने वो घर अपने कब्जे में लिया। वो बेहद ही खूबसूरत और शानदार बंगला था, जिसके हर कोने में माँ की कुर्बानियाँ और प्यार छुपा था। बैंक में भी उन्होंने मेरे लिए काफ़ी रकम जमा कर रखी थी। मेरे भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। मैंने ठान लिया कि अब मैं खुद को कमज़ोर साबित नहीं होने दूंगी। मैंने ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार शुरू किया। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादा बड़ा था। ऊपर वाले ने मेरी मेहनत में ऐसी ब्लेसिंग दी कि देखते ही देखते मेरा ब्रांड शहर में मशहूर हो गया। मैं अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी। मेरे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात अपनी पहचान और इज्जत थी। उधर कुदरत ने भी अपना हिसाब शुरू कर दिया था। मेरे तीनों भाइयों ने जुए और सट्टे में अपनी सारी दौलत गंवा दी। जिस बंगले के लिए वो मुझसे लड़ते रहे, वही बंगला उन्होंने हार दिया। उनकी पत्नी अभी असली रंग में आ गई। पैसा खत्म होते ही वो उनको छोड़कर अपने मायके चली गई। श्रेया ने तो अनमोल को अदालत तक घसीटकर तलाक ले लिया। जो भाई कभी खुद को शेर समझते थे, अब किराए के छोटे से मकान में रहने को मजबूर हो गए। एक दिन मैं अपनी गाड़ी से बाजार जा रही थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी, तभी एक फकीर ने शीशे पर दस्तक दी कि ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो बहन, 3 दिन से भूखा हूँ। आवाज़ जानी पहचानी लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशा नीचे किया। व्हील चेयर पर एक बदहाल आदमी बैठा था। मेले कपड़े, धूल से भरा चेहरा और झुकी हुई निगाहें। ये युग भाई थे। वही भाई जिन्होंने मुझे मेरे लंगड़ेपन का ताना देकर घर से निकाला था, आज खुद व्हील चेयर पर मजबूर बैठे थे। मैंने धीरे से कहा, युग भाई। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा। मुझे पहचानते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में शर्म और पछतावे का सैलाब उमड़ आया। उन्होंने नजरें झुका ली और व्हील चेयर घुमाकर जाने की कोशिश की। मैं गाड़ी से उतरी और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो रो पड़े, हर्षिता, मुझे मत देखो, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ये ऊपर वाले की दी हुई सजा है। देखो, आज मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ तुम्हें धकेला था। मैंने सूरज और अनमोल को भी बुलवाया। वो भी बुरी हालत में थे। उनके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि लाचारी थी। मैं उन्हें अपने घर लाई और उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी के सामने बैठाया। मैंने शांत लहजे में कहा, यही वो कुर्सी है जिसे आप लोग कबाड़ समझते थे। आज इसी कुर्सी ने मुझे छत दी, पहचान दी, इज्जत दी। माँ ने मुझे सिखाया था कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत से देना चाहिए। तीनों भाई मेरे पैरों में गिरकर रोने लगे। मैंने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। मैंने उनकी मदद की, उन्हें दोबारा खड़ा होने के लिए छोटा सा कारोबार शुरू करवाया। लेकिन अब मैं वही डरी सहमी हर्षिता नहीं थी। अब मैं एक मजबूत और डिपेंडेंट औरत थी, जो अपना हक पहचानती थी और अपनी कीमत भी। आज जब मैं अपने घर के लॉन में बैठती हूँ तो मुझे आसमान की ओर देखकर लगता है कि माँ मुस्कुरा रही है। सच यही है कि ऊपर वाला देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। सब्र का फल सचमुच मीठा होता है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि माँ की डांट में भी औलाद के लिए मोहब्बत छुपी होती है, जिसे समझने में अक्सर हमें पूरी जिंदगी लग जाती है। हर कहानी के पीछे छुपा सच ये होता है कि हर कड़वे शब्द नफरत से पैदा नहीं होते और हर दूरी बेपरवाही की निशानी नहीं होती। कई बार जिन हाथों को हम पत्थर समझ लेते हैं, वही हाथ चुपचाप हमारे लिए ढाल बने खड़े होते हैं। एक माँ का दिल हमेशा अपनी औलाद के लिए धड़कता है, चाहे उसे दुनिया के सामने कितना ही सख्त क्यों ना बनना पड़े। उसके डांट में भी प्रार्थना छुपी होती है और उसकी खामोशी में भी सुरक्षा।
जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अगर हिम्मत ना छोड़े तो किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। दूसरों की नफरत और तानों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लेना ही असली जीत है। जो सब्र करता है और मेहनत पर भरोसा रखता है, उसके लिए समय एक दिन इंसाफ जरूर करता है। रिश्तों की सच्चाई भी वक्त के साथ सामने आ जाती है। जो लोग घमंड और लालच में अंधे हो जाते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। और जो लोग दिल से साफ होते हैं, उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी किसी अपने के प्यार पर जल्दी शक नहीं करना चाहिए और ना ही अपने हालातों से हार माननी चाहिए, क्योंकि असली मजबूती इंसान के अंदर होती है और जब वो उसे पहचान लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।